पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। जिप्सम द्वारा ऊसर भूमि के सुधार व तकनीकी जानकारी। नया फल बाग स्थापना करते समय कुछ ध्यान देने की योग्य जरूरी बातें। डेयरी व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा रहे पशुपालन की सफलता की कहानी। किसान भाइयों, अपने प्रदेश का अधिकांश भूभाग ऊसर भूमि से ग्रसित है और इस तरह की समस्या से जिन किसान भाइयों की भूमि ग्रसित है उन्हें अपनी ऊसर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग करना होगा, तभी इसकी ये भूमि खेती योग्य तैयार हो पाएगी। तो किसान भाई, आप ऊसर भूमि में जिप्सम का प्रयोग कैसे करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ के डॉक्टर वी.के. मिश्रा से। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ऊसर भूमि से प्रभावित है और ऐसी भूमि में प्रायः कोई भी फसल उगती नहीं है। किसानों को अगर इस ऊसर भूमि को पहचानना है तो एक बहुत सा सरल तरीका है कि उसमें रेत जमा होता है, कोई फसल उगती नहीं है और बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी जो उसकी उत्पादन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। आप देख करके इस प्रकार आप ऊसर भूमि को पहचान सकते हैं। और इसके अलावा एक वैज्ञानिक तरीका ये है कि यदि इसमें कोई फसल उग नहीं रही है आपके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, तो आप ऐसे खेत का नमूना, मिट्टी का नमूना लेकर के जो भी मिट्टी जांच प्रयोगशाला है उसमें आप भेजें। उससे ये पता चलेगा कि आपका खेत ऊसर से कितना प्रभावित है और उसको सुधारने की क्या प्रक्रिया है। ऊसर भूमि 3 प्रकार की होती है, लवणीय, क्षारीय एवं लवण युक्त क्षारीय, जो कि हमारे खेती योग्य भूमि नहीं होती। यदि लवणीय मिट्टी की बात करें तो इसका पीएच मान 8.5 से कम तथा विद्युत चालकता 5 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिसमें मिट्टी की सतह पर रेत जम जाती है। एवं क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 8.5 से अधिक लेकिन विद्युत चालकता 5 मिलीमीटर प्रति सेंटीमीटर से कम होता है तथा लवण युक्त क्षारीय मिट्टी में ऊपर बताए दोनों मिट्टियों के गुणों का मिश्रण होता है। अतः इस मिट्टी का पीएच मान 8.5 से अधिक तथा विद्युत चालकता 5 मिलीलीटर योग प्रति सेंटीमीटर से अधिक एवं यही मिट्टी अपने प्रदेश की ऊसर प्रभावित जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। अब आइए बात करते हैं कैसे ऊसर भूमि का सुधार करें जिससे कि आने वाले समय में इस बेकार पड़ी भूमि से फसल उत्पादन ले सकें। किसान भाइयों, ऊसर भूमि सुधारने का ये सही वक्त है। आप सबसे पहले यदि आपका खेत ऊसर है और प्रयोगशाला की जांच के आधार पर यह मालूम हो गया है कि आपका खेत काफ़ी ऊसर से प्रभावित है, तो ऐसे खेत में सबसे पहला है ये है कि आप उसकी मेड़बंदी करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और समतलीकरण करें। यह 3 चीज़ शुरुआती दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मेड़ की ऊंचाई कभी भी 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर 30 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई होगी तो उसमें पानी का जो जमाव करना है, पानी को जो रोकना है वो सही तरीके से नहीं होगा।
यदि आप खेत समतलीकरण ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो एक तरफ पानी खेत में रुकेगा, दूसरी तरफ खेत सूखा रहेगा और इसके बाद जो भी उसमें सुधारक मिलाएंगे वह ठीक से नहीं मिल पाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, और इस प्रकार आपका जो खेत जो है वो पूर्ण रूप से सुधार नहीं हो पाएगा। तो इन 3 प्रक्रियाओं को करने के बाद खेत की आप हल्की जुताई कर लें और आपके खेत में सुधारक की ज़रूरत पड़ती है जो मुख्य रूप से जिप्सम के नाम से जाना जाता है। और जिप्सम की मात्रा सॉइल के पीएच, मृदा के पीएच के अनुसार निर्धारित होती है और इसको प्रयोगशाला द्वारा बताई जाती है कि आपको जिप्सम की कितनी मात्रा आपके खेत के लिए आवश्यक होगी। प्रायः यदि किन्हीं कारणवश यदि आपका प्रयोगशाला से अगर कोई अनुशंसा नहीं मिल पाती है तो 1 हेक्टेयर में औसतन 10 से 12 टन जिप्सम की आवश्यकता होती है और इसको खेत की मेड़बंदी, समतलीकरण करने के बाद खेत की जुताई कर लें और फिर आप इस जिप्सम को अच्छी तरह से खेत में छिड़क दें। खेत में इसको अच्छी तरह से छिड़काव करने के बाद हल्की जुताई से उसको मिला लें। सावधानी ये बरतें कि जिप्सम बहुत गहरी जुताई मिलाने के वक्त बहुत गहरी जुताई न करें, क्योंकि बहुत गहरी जुताई करने के वजह से उसका जो प्रभाव है, जो उसका सुधारक क्षमता है, उसमें कमी आती है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आपको अच्छे पानी से, अगर सिंचाई का पानी है जो कि जिसका क्वालिटी, जिसका गुण अच्छा हो, ऐसे पानी से उस खेत को भर दें। ध्यान रहे कि कम से कम उसमें 6 से 7 सेंटीमीटर सतह के ऊपर पानी लगा रहना चाहिए और इस तरह से पानी भराव कम से कम आपके खेत में 10 दिन तक रहे। 10 दिन तक भराव रहने के बाद जो भी जिप्सम आप डाले हैं उसकी रासायनिक क्रियाएं खेत में स्वतः होती है और स्वतः होने के बाद आपके खेत में जो लवण है, जो लवण जो कि आपके खेत को हानिकारक, उसकी उपजाऊ शक्ति को कम बनाया है, उस लवण को खेत से वो बाहर निकालता है। उस पानी में वो लवण घुल जाते हैं और पानी में लवण घुलने के बाद उस लवण युक्त पानी को अपने खेत से नाली के माध्यम से आप उसको बाहर निकालें। कभी भी उस लवण युक्त पानी को दूसरे के खेत में न डालें, क्योंकि उन दूसरे का खेत ऐसे पानी से प्रभावित होता है। यदि बीच में पानी सूख जाए, 10-12 दिन के अंदर पानी सूख जाए, तो आप प्रयास करें कि आप उसमें पुनः पानी डालें, क्योंकि सूखने के बाद जो भी जिप्सम आप डाले हैं उसकी रासायनिक क्रियाएं बहुत धीमी हो जाती है और उसका जो प्रभाव है वो बहुत कम होता है। पानी निकालने के बाद अब आपका खेत तैयार हो गया है कोई अगली फसल लेने के लिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है ऊसर भूमि के लिए, चूँकि इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए आपका यह प्रयास होना चाहिए कि आपके खेत में बहुतायत मात्रा में जो भी आपका फसल अवशेष है, यदि गोबर की खाद की उपलब्धता आपके पास है तो आपका उसका भरपूर प्रयोग करें। कभी कभी किसान इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं किन्हीं कारणवश, तो मेरा एक सुझाव होगा कि आप ऐसे खेत में कम से कम 3-4 साल तक ढैंचे का खेती जरूर करें। और ढैंचे खेती धान लगाने से करीब 40 से 50 दिन पहले आप उसको बोलें। पहली फसल मुख्य तौर से इसमें हम धान लेते हैं और धान के लिए लवण सहनशील प्रजातियां जो हमारे संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, आप इनको आप लगा सकते हैं। लवण सहनशील प्रजाति में 2 प्रजातियां प्रमुख रूप से हमारे संस्थान द्वारा विकसित की गई हैं, जो CSR 36 और CSR 43। ये 2 बहुत ही प्रमुख धान की प्रजाति है। इन प्रजाति का आप नर्सरी कम से कम 30 से 35 दिन होने के बाद ऐसे खेतों में आप लगाएं। किसान भाई, ऊसर खेत में जब आप धान की खेती कर रहे हैं तो आप सामान्य खेत की तुलना में ऐसे खेत में
जो उर्वरक की मात्रा है वो कम से कम 1.25 गुना ज़्यादा होना चाहिए। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है और महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई नए फल बाग को स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें इस समय बाग के रेखांकन, गड्ढे की तैयारी और प्रजातियों के चुनाव इत्यादि पर विशेष ध्यान देना होगा। तभी वो जो पौधे रोपेंगे वो ठीक तरह से स्थापित हो पाएंगे। इसलिए किसान भाई नए फल बाग को स्थापित किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर CP सिंह। अगर आपको नए बागों की स्थापना करनी है, लगाने हैं, तो ये समय है। इस समय से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको आम का बाग लगाना है, तो आम के बाग लगाने के लिए ये आप अवश्य देख लें कि आपके क्षेत्र विशेष में कौन सी आम की किस्म बहुत अच्छी चलती है। उसी किस्म के अच्छे पौधे किसी सरकारी संस्था या किसी विश्वसनीय नर्सरी से लें और उसके बाद आप खेत का चुनाव करें। खेत ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे कि बरसात का बहुत पानी रुकता न हो। देखिए, भर तो जाता है लेकिन थोड़ी देर में निकल जाता है तो बहुत ठीक है। दूसरा, उस जमीन के अंदर किसी तरह की कीड़ा जैसे आपका दीमक आदि का प्रकोप न हो और आने जाने का रास्ता वहाँ सुगम हो। बागों की स्थापना से पहले 2-3 चीजें आप जरूर देख लें। नए बाग की स्थापना में तीसरा पहलू है बाग की तैयारी एवं रेखांकन। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। वर्गाकार विधि यह बाग लगाने की सबसे सरल एवं लोकप्रिय विधि है। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति तथा पेड़ की दूरी बराबर रखी जाती है। बाग की प्रारंभिक अवस्था में दूसरी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। षटभुजाकार विधि इस विधि में वृक्ष समत्रिबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों पर लगाए जाते हैं। पेड़ों की दूरी बराबर परंतु पंक्तियों की दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि की तुलना में 15 अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। पंचम विधि किसान भाइयों, यदि आपने स्थायी बाग में किसी और फल वृक्ष को अस्थायी रूप से लगाने की योजना बनाई है तो ये विधि उपयुक्त है। इस विधि के अंतर्गत वर्गाकार विधि के वर्ग के केंद्र में यदि एक पेड़ को और लगा दिया जाए तो इसे पंचम विधि कहते हैं। ये रेखांकन निर्भर करता है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। अगर मान लो ज़्यादा फैलने वाली किस्म जैसे चौसा या लंगड़ा लगा रहे हैं तो उसके लिए पेड़ से पेड़ की दूरी 12 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर ही रखते हैं। और ये बाग हम वर्गाकार विधि में लेआउट कर लेते हैं। तो अगर 12 मीटर पे आप लगा रहे हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपके लगभग 69 पेड़ आएंगे। उतने पेड़ आप लाके इनको लगा सकते हैं। अब जिस स्थान पर लगना है पेड़, वहाँ ये जो मई के महीने में ×1 मीटर का गड्ढा खोदना आवश्यक है। 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर उसका व्यास होना। इस गड्ढे में जब खोदते हैं तो इसमें एक काम करते हैं कि जो गड्ढे की ऊपर की आधी मिट्टी है इसको एक तरफ रखते हैं और नीचे की जो आधी मिट्टी है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है और जो नीचे से मिट्टी निकली है उसकी कुछ कम होती है। अब आपने इस तरह से सारे गड्ढे बना लिए तो जो नीचे की मिट्टी है उसमें
उतनी ही मात्रा में आप गोबर की खाद, सड़ी हुई अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटेशियम मिक्स करके एक मिक्सचर बना लेते हैं। और जब गड्ढा भरना शुरू करते हैं तो जो ऊपर से मिट्टी ली थी, जो एक साइड में आपने रखी है, उसको नीचे भरते हैं और ये जो मिक्सचर आपका बना है इसमें ऊपर भरते हैं। क्योंकि आप गोबर की खाद मिला रहे हैं तो इसमें संभावना ये भी हो सकती है कि दीमक पैदा हो जाए। लिहाजा क्लोरोपाइरीफॉस की जो धूल आती है, 100 ग्राम धूल हर गड्ढे के इस मिक्सचर में मिला लें और फिर गड्ढा भरें। गड्ढा भरते समय उसको अच्छी तरह से मिट्टी को ठोकते जाएं और जब जमीन की सतह के बराबर जब गड्ढा आ जाता है तो उससे लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची हम मिट्टी रखते हैं। क्योंकि जब पानी देते हैं, बरसात होती है, तो ये मिट्टी बैठती है। लिहाजा आप इस तरह से सारे गड्ढे भर दीजिए मई के महीने में। और भरने से पहले लगभग आप 15-20 दिन गड्ढों को सूरज की रोशनी लगने दें, जिससे क्या है कि अगर किसी प्रकार का बीमारी का या किसी कीट का संक्रमण होगा उसमें ज़मीन में, तो वो भी इस तपती धूप के कारण मर जाते हैं। उसके बाद आप मान लीजिए बारिश हो जाती है तो जून में आप पेड़ लगा सकते हैं, और अगर बारिश नहीं भी होती तो हल्का सा एक पानी लगा दें और उसके लगाने के बाद जब मिट्टी बैठ जाए गड्ढों की तो गड्ढे के मध्य में आप पेड़ लगाएं। हमेशा ये बात ध्यान रखें कि पेड़ से पेड़ लाइन में मिलना चाहिए और किसी भी दिशा से आप देखेंगे तो हर पेड़ मिलता दिखाई देगा, और वो तभी संभव है जब आप लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि सही दूरी पे लगे, सही स्थान पर लगे। अब मान लीजिए आपको लीची का बाग लगाना है। लीची का पेड़ बहुत ही धीरे बढ़ने वाला पेड़ है, तो इसको आम की तरह से हम नहीं लगा सकते। गड्ढा भी आम की तरह ही बनाएंगे, लेकिन इसकी दूरी हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 मीटर रखें लाइन से लाइन, और 8 मीटर अगर हम रखते हैं पेड़ से पेड़ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बिल्कुल वैसे ही पेड़ लगाएंगे जैसे कि हमने आम के लगाए थे। और ये ज़रूर आप देख लें, क्या आपका क्षेत्र लीची उत्पादन के लिए उपयुक्त है? क्योंकि लीची के लिए गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए लीची का बाग वहीं लगाएं। जैसे हमारे यहाँ पे ये जो तराई का इलाका है ये बहुत अच्छा है, आगे बिजनौर साइड में जाएं तो वहाँ अच्छी हो सकती है। लेकिन ऐसी जगह लीची का बाग नहीं लगाया जाता जहाँ गर्मियों के समय में लू चलती है, और पानी की उपलब्धता कोई भी बाग लगाए बहुत आवश्यक है। अमरूद का बाग लगाते हैं तो अमरूद के बाग में देखिए बहुत साधारण सी बात है कि इसकी दूरी हम रखते हैं 5 मीटर या 6 मीटर लाइन से लाइन, और 5 से 6 मीटर हम पेड़ से पेड़ की दूरी। इसके लिए आप चाहें तो, क्योंकि ये 1 मीटर का गड्ढा खोदा नहीं जा सकता, तो आप लगभग आधा मीटर गहरा ही गड्ढा खोद लें, तब भी काम चल जाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं, और इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इन दुधारू पशुओं का पालन बड़े स्तर पर करते हैं। लेकिन उनमें से अच्छा लाभ वही पशुपालक भाई कमा रहे हैं जो उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का पालन करने के साथ साथ उनकी देखभाल एवं प्रबंधन सही तरीके से करते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य जिला बिलासपुर के एक ऐसे ही सफल पशुपालक सैफुल्लाह खान से मिलवाते हैं जो डेयरी व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनकी आय व्यय के बारे में खुद उन्हीं से। सैफुल्लाह खान नाम है मेरा,
और डेयरी फार्म का नाम HYC डेयरी फार्म, कलमीटा, रतनपुर, बिलासपुर। बाय प्रोफेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पुणे से मैंने पढ़ाई की हुई है और साथ ही साथ मैं जॉब भी कर रहा था, बट मैं सोचा कि बेहतर ये हुआ कि मैं वापस जाऊँ अपने स्टेट और कर्म भूमि को कुछ योगदान दूं। इस तरीके से मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ अपनी, और कोशिश के साथ साथ इस पे मुझे डेफिनेटली मेरे को प्रॉफिट इसमें लगा, क्योंकि कुछ जो गाय मेरे पास 10 से 12 गाय थी पहले, वो मेरे को एक प्रॉफिट दे रही थी, तो मुझे लगा कि इसे बड़ी तादाद में करना चाहिए, तो प्रॉफिट भी मुझे उस पर बड़ा होगा। तो बैंक के द्वारा सहयोग मिला और मैंने लोन से, जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मतलब 10 से 12 लाख रुपए जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई है, ये 150 बाय 30 फीट का मैंने ये शेड तैयार किया है, ईस्ट एंड वेस्ट करके विंड डायरेक्शन के हिसाब से मैंने इसको इंक्लूड करके बनवाया है। शुरू पे मैंने की थी कम से कम 12 से 13 गायें से मैंने चालू की है डेयरी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने डे बाय डे स्लोली ग्रेजुअली मैंने आगे बढ़ा गया। मेरे पास 82 गायें हैं और उसके बाद 11 भैंसें हैं, और जो बच्चे हैं, जो हीफर हैं, काफ मैंने जो अपने खुद के तैयार किए हुए हैं, वो कम से कम 40 हैं। ऐसा करके मेरे पास 130 से 140 के आसपास मेरे पास गायें हैं, और मुझे कम से कम 2 से 3 साल अभी लग गए हैं, और 3 साल में पहले मेरे पास कम से कम 20 से 30 लीटर एक टाइम का दूध हुआ करता था। अभी आज की डेट में मैं 600-650 लीटर दूध का मैं उत्पादन कर रहा हूँ हर दिन का एक इकोनॉमिक्स मेरा जो कॉस्ट आता है वो अराउंड 20 से 22 रुपए पर लीटर, मतलब लेबर कॉस्ट है उस पे, मेन जो मैं कॉन्सेंट्रेट खिलाता हूँ उस पे, और हरा चारा और सब चीज़ जो जितने भी हैं इनमें ये सब इंक्लूड करके मेरा ये 22 रुपए हर दिन का 1 लीटर के पीछे मेरा इसमें खर्च आता है। और बस फिर यहाँ से मेरा दूध बिलासपुर की ओर निकल जाता है और वहाँ पर मैं सेल करता हूँ, और 33 रुपए पे मैं दूध को सेल आउट करता हूँ। ये जो 10 रुपए है ये 100% ये प्रॉफिट के तौर पे जाता है। अब किसान भाइयों, आइए जानते हैं प्रतिदिन की इनकी कुल आय व्यय के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके पास कुल 133 पशु हैं, जिनमें HF, जर्सी, साहिवाल नस्ल की 82 गायें, मुर्रा नस्ल की 11 भैंसे और 40 बछड़े बछियां हैं। और इस समय दूध दे रहे पशुओं से प्रतिदिन 625 लीटर दूध की प्राप्ति होती है, और प्रति लीटर दूध का औसतन बाजार भाव 33 रुपए है, जिसके हिसाब से इन्हें प्रतिदिन 20,625 रुपए की आमदनी होती है। यदि कुल आय में से पशु आहार, दवा, टीकाकरण इत्यादि पर आने वाले खर्च, जो कि प्रतिदिन 14,650 रुपए में है, यदि उसको निकाल दिया जाए तो इनकी प्रतिदिन की कुल शुद्ध आय 5,975 रुपए आती है। इस प्रकार डेयरी व्यवसाय से इन्हें एक वर्ष में कुल शुद्ध आय 21,51,000 रुपए की प्राप्ति होती है। साथ ही इन्होंने ये डेयरी व्यवसाय सन 2013 में 4,50,000 रुपए से शुरू किया था। तब इनके पास HF नस्ल की 11 गाय थी, और आज के समय में इनके पास कुल 133 पशु हैं, जिसकी अनुमानित कुल कीमत 65 लाख रुपए है। साथ ही पशुशाला एवं अन्य सामग्रियों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। अब वर्तमान में इनके पास कुल परिसंपत्ति करीब 85 लाख रुपए है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इन्होंने इस व्यवसाय में सफलता हासिल कर बुलंदियों को छुआ है, और आज के समय में अपने आसपास के क्षेत्र में युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। किसान भाइयों, ये पशुपालक इतनी अच्छी आय प्राप्त करने के लिए अपनी डेयरी का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, तो इस बारे में जानकारी के लिए आप देखना ना भूलें कल का अंश। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है दिलपुरा रामपुर के जगदीश चौहान ने। आपने बकरी और भेड़ में लगने वाली बीमारियों के निदान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई भेड़ एवं बकरी पालन भी करते हैं, और इसके साथ ही इन भेड़ बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो कौन कौन सी हैं ये बीमारियां, आइए जानते हैं। जो मुख्य बीमारी है इस क्षेत्र की,
भेड़ बकरियों की एंटेरोटॉक्सीमिया, जिसे ग्रामीण आम भाषा में फड़किया बोलते हैं। ये बीमारी उस वक्त होती है जब भेड़ या बकरियों को कम चरागाह क्षेत्र से जब अच्छे हरे चरागाह क्षेत्र में चरने के लिए स्थानांतरित करते हैं, तो तंदुरुस्त जानवर इस बीमारी से मुख्य रूप से चपेट में आते हैं। ये अच्छा चारा पशु के पेट में जाके एक किस्म का जहर पैदा करता है, जिसे एप्सिलॉन बोलते हैं। इसके मुख्य लक्षण, जानवर ज़मीन पर गिर जाता है, पेट में तेज़ दर्द होता है, टांगें उछालता है, सर पटकता है और किसी भी तरह का इलाज कारगर नहीं होता है। जानवर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस बीमारी से बचने का सही तरीका ये है कि समय पर इस एंटेरोटॉक्सीमिया का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण करवा लिया जाए। ये टीकाकरण ईटी यानी फड़किया से बचाव के लिए साल में 2 बार टीकाकरण करवाना चाहिए, एक बरसात से पहले, दूसरा होली के बाद। तो तब हम हमारे पूरे रेवड़ को फड़किया से बचा सकेंगे। माता, ये भेड़ व बकरी दोनों में होने वाला प्रमुख रोग है। इसमें शरीर पर दाने उभर आते हैं, पूरे शरीर पर, आँखों पर, पूरे बदन पर, थनों पर और सारे शरीर पर छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। पशु को तेज़ बुखार होता है और कमज़ोर और बच्चे इस बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे बचने का तरीका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण है। ये साल में 1 बार लगाया जाता है। इसका सही समय, इस टीकाकरण का सही समय अक्टूबर-नवंबर है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ऊसर भूमि में बायो फॉर्मुलेशन द्वारा फसलों में आशातीत उपज लेने के लिए तकनीकी सलाह। सफल पशुपालक ने लाखों का मुनाफा कमाने के लिए कैसे किया डेयरी का प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।